दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी सुनने की कला न जाने कब से हमारे बीच चली आई। कहानियाँ सुनकर हम अपने खुशी गम और प्रेरणाएं साझा तो करते ही हैं, और बहुत से दुख दर्द ऐसे होते हैं जो कहानियों के माध्यम से हम एक दूसरे को बताते हैं। हर किसी के दिल में यूँ तो कहानियाँ होती हैं, कोई सुनाकर साझा कर लेता है, कोई सुनकर सीख ले लेता है। तो ऐसी एक कहानी मेरे पास है, मेरी लिखी हुई है। ये नेकी की दीवार इसका शीर्षक है। तो आइए शुरू करते हैं। नौकरानी की मदद से आज संगीता ने बहुत सारा सामान जो वर्षों से प्रयुक्त नहीं हुआ था, सुबह ही बाहर बरामदे में रखवा दिया। संगीता को कल एक समाज सेवी संस्था के द्वारा जानकारी मिली थी, जिसके द्वारा आजकल प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उसमें पूरे दिन लोग अपने अपने घरों से जो सामान उनके द्वारा बहुत समय से प्रयोग नहीं किया जा रहा हो और अच्छी हालत में हो, उसे एक दीवार के किनारे लाकर रखा जा रहा था, ताकि उस सामान को कोई गरीब असहाय उपयोग कर सके। इसे नेकी की दीवार नाम दिया गया था। उस दीवार पर लगी खूंटियों पर कपड़े टांग दिए जाते थे, जूते चप्पल अन्य सामान रखे हुए रैक्स पर रख दिए जाते थे। जो लोग खरीद नहीं सकते, गरीब हैं, असहाय हैं, वे अपनी जरूरत के मुताबिक उनमें से सामग्री कपड़े चुन चुन कर उठा ले जाते थे। वह उनके बहुत काम की चीजें। संगीता आज उसी दीवार पर घर में पड़े पुराने छोटे बड़े कपड़े और अन्य सामान टांगने का इरादा रखती थी। उसने जल्दी से कामकाज किया और जाने के लिए बाहर आ गई। देखा तो वहां पति वीरेंद्र मोहन सारी वस्तुओं को हाथ से छूते खोए खोए से बैठे। उनके गेहुए चेहरे पर उदासी के साए थे एवं आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे थे, जैसे निद्रा जन्मों से रूठी हुई हो। आंखों के पार कुछ ऐसा देख रहे थे जो वर्षों पूर्व घटा था। क्या बात है, आप अपनी स्टडी में नहीं है? आज यहाँ कैसे? लेकिन संगीता ने क्या कहा उन्होंने सुना ही नहीं। संगीता फिर धीमे धीमे कदमों से जाकर उनके पास ही बैठ गई। वीरेंद्र मोहन ने एक कार्टराइज का छोटी सी पतलून को हाथ में लिए ख्यालों में गुम बैठी थी। उनके मुखमंडल पर यादों की परछाइयां उतर आई थी, ऐसी परछाइयां जिसके बोझ तले हुए और बूढ़े दिखने लगे थे, मानो वक्त एक अंतराल लांग गया हो। एक पिता को छोड़कर जब उसका इकलौता बेटा अपना संसार बसाने चला जाता है, तब वह पिता अनायास ही अपने ऊपर अनजाना सा बोझ रखा पाता है। ढुलकते हुए झुके कंधे और झुक जाते हैं। हरदम एक बेबसी सी महसूस होती है। ऐसे माता पिता असमय ही बूढ़े हो जाते हैं। संतान की ख्वाहिशें उनके अभिभावकों की लंबी आयु को काटकर किसी अदृश्य कैंची से छोटा कर देती है। उनके सुख, इच्छाएं, अरमान, उम्मीदें सब कुछ संतानों की महत्वाकांक्षाओं, स्वार्थ, लालसाओं और मनपसंदों की सीढ़ी बन जाती है, जिस सीढ़ी से अपने मंजिल पाने के लिए सिर्फ वे बच्चे ऊपर चढ़ पाते हैं, मगर माँ बाप वक्त के साथ ढह जाने को ज्यों के त्यों सीढ़ी बने पड़े रह जाती है। ऐसा ही लगा उन्हें जब उनका जोगी इकलौता पुत्र सोनी के प्यार में पड़कर घर से चला गया। वह अपनी मंजिल पाने को महत्वाकांक्षाओं की एक एक सीख करके सीढ़ी चढ़ते हुए अपने संसार में मगन हो गया था। ये हुए न जाने कितना समय हुआ, पर लगा कि संगीता और वीरेंद्र मोहन आज तक उसी मोड़ पर खड़े रह गए, मानो जड़ पत्थर हो गए हों। न जाने कब से ऐसे ही जमे हुए पत्थर के बुत बने वे खड़े हों। बस एक जरा सा पेच था कि सोनी और इनकी जाति में फर्क था। यह कोई इतनी बड़ी बाढ़ न थी कि लांगी न जा सके, पर न जाने क्यों संगीता और उसके पति के मन की गांठें कसती ही गई। जोगी ने कोशिश तो बहुत की थी, पर शायद और समय चाहिए था, या
वह सोनी से मिले ही नहीं थे कि जान पाते उसे। मिलते तो जानते कि वह सीधी सादी सी मिलनसार लड़की थी जो बस स्नेह और प्यार की भूखी थी। जोगी तो जानता था सोनी की अच्छाई, मगर माँ बाप के सामने उसके गुणों को ठीक ढंग से उजागर न कर पाया। न ही वह मिलवाने लाया कभी। टीस पैदा करते हुए बहुत से प्रेम कहानियों के किस्से, भागी हुई लड़कियों को लेकर सुनी सुनाई बातें, मन ही मन बनाई गई धारणाएं, शंकाएं इतनी बड़ी कि संगीता और वीरेंद्र मोहन के मन में कांटे से उगाए। इसलिए उनकी हिम्मत ही न हुई उस लड़की से मिलने की। मन माना ही नहीं, मगर इसके दुष्परिणाम और भी बहुत बुरे थे। इसी तरह 3-13 में घर में, दिलों में, मन की मिट्टी में दरारें पड़ गई। रस और शाखें दोनों सूखने लगी। सोनी और जोगी के मन में तो प्यार के बुलबुले फूट रहे थे। वे कैसे शांत होते? उन्हें कहाँ मानना था। उन दोनों ने चुपचाप शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। एक घर उजाड़ कर दूसरा घर बस तो गया, मगर जो घर उजड़ा था उसके बारे में किसने पूछा? अगर पूछा भी तो किसी ने अधिक रस सुखाने, उस घर का रस और अधिक सूख जाए, ऐसे अपने परायों के व्यंग और तंज के कह कहे उजड़े घर को जैसे जलाने के लिए आतुर हो उठे। अब तो यदि कोई साधारण सी बात भी करता तो संवेदनशील वीरेंद्र मोहन को उसमें तंज नजर आता। घर जो उस छोटे से बच्चे के लिए प्यार और ममता की छांव में नींव पर बसाया गया था, बड़े होने के बाद उसके जाते ही उसकी जड़ों में से रस भी सूख ले गया। जब रस सूख जाए तो कोई कैसे पनप सकता है, कैसे हंस सकता है, कैसे खुश रह सकता है? संगीता और उसके पति उसी मोड़ पर खड़े पत्थर बन गए जहाँ जोगी उनका इकलौता लाडला हाथ छुड़ाकर चला गया था। जाता नहीं तो उसका हाथ खाली कैसे होता? हाथ खाली नहीं होता तो वह सोनी का हाथ कैसे पकड़ता? सारी क्रियाएं सापेक्ष चल रही थी। अब वह जब कभी उस मोड़ से गुजरता तो एक पल को रुकता, सोचता कि गलती कहाँ पर हो गई। पर उसे ख्याल आता सोनी का, और वह बिना उन बुतों को छुए सीधे निकल जाता। अगर छू देता तो उन बुतों में वापस जान ना आ जाती। वीरेंद्र मोहन सोचते बैठे थे, यह वही पतलून है ना जब जोगी 6 वर्ष का था। मैं उसके जन्मदिन पर दिलवा के लाया था। हाँ, बड़ी ही कठिनाई से संगीता के मुंह से निकला। यह एक शब्द उच्चारने में संगीता ने मानो पूरी शक्ति झोंक दी। तब वह उसके मुख से निकल पाया, जैसे न जाने कहाँ कब से अटका पड़ा था। उसी दिन जोगी इसे पहनकर अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया था। हाँ, फिर वहीं कांटों में उलझा कर पीछे खोप लगा लाया था। मैंने कितनी बार उसे मनाया था कि रफू करा दूंगा, रो मत, मगर वह मान ही नहीं रहा था। देर तक मोटे मोटे आंसू बहाता रहा था। वीरेंद्र मोहन ऐसे कहे जा रहे थे मानो वह पूरा वाकया कल की ही बात हो, लेकिन रफू नहीं हो सका था। फिर ये पता नहीं कहाँ गया, न जाने किन तहों में छुपा रखा रह गया। जब मेरे हाथों में आया तब तक तो जोगी बड़ा हो चुका था। तब वह उसके नाप का ही न रहा था। फिर मैंने इसको यूं ही छोड़ दिया। कुछ चीजें होती हैं रिश्तों की तरह, जो फट जाएं तो कभी रफू नहीं होता। रफू कराकर यदि निशान चले भी जाएं तो भी उस फटे हुए को बचाने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। संगीता ने एक आह सी, लेकिन यह तो है रफू उसी जगह पर। वे संगीता की तरफ देखकर अफसोस के स्वर में बोले, तुम्हें तो रिश्तों पर रफू करने की कला आती है। तुम्हें तो रिश्तों पर भी रफू करने की कला आती है, वह तो मैं ही न सीख पाया। कहा मुझे आती होती तो जोगी कैसे चला जाता। संगीता के दिल का बोझ इतना बढ़ा कि उन्होंने पति की हथेली हौले से पकड़कर अपनी आंखों पर रख ली। देर तक मन साधने के बाद कह उठी, वह तो मैंने कल ही रफू करवाया इस पेंट पर। हम इन सभी चीजों को नेकी की दीवार पर टांग आएंगे। संगीता ने स्वर मुलायम बनाते हुए पति को बताया। अपने बेटे के एक एक सामान में उसकी कितनी सारी यादें छुपी हुई हैं, यह जानते हुए भी
किसी तरह इतना कहकर वे चुप हो गए। शायद अब और न बोला जाएगा। एक गोला सा अटक गया था रुलाई का। मगर मर्द थे, रोते कैसे? माएँ तो आंसू बहाकर रो लेती हैं, दिल भी हल्का कर लेती हैं, मगर बाप बाप कैसे रोए? एक सिल जैसी रखी रहती है सीने पर, मगर बहती नहीं है पानी बनकर। भाप के बगुले अंदर ही अंदर चक्कर काटते हैं बस। बेटे को मनाने भी न जा सकते थे, और वह मान भी कैसे जाता? वह भी तो मर्द था, और मर्द सबके सामने रो नहीं सकते कि दो बोल सहानुभूति के ही मिल जाएं। रोकर कोई बाप स्वयं को कमजोर होना कैसे दिखाते? उसे भी तो पत्नी के सामने मर्द होने के सबूत पेश करने थे। दीवारें जो खिंच गई थी, वे कैसे भी करके वक्त के साथ कमजोर नहीं हो पा रही थी, वरन और मजबूत सी लगती आ रही थी। कहीं ये भ्रम तो नहीं? खुद बने माता पिता बार बार सोचते और सोचते ही रह जाते, क्या चाहा था और क्या हो गया। ऐसा तो हमने कभी न चाहा था, पर अपने अपने दायरों में, अपनी अपनी दीवारों में कैद थे सब। कोई किसी से अपने विचार साझा ही न कर सकता था। संगीता ने सभी सामान एक बैग में भर लिया और बोली, चलिए आप भी थोड़ा घूम लीजिए, इस बहाने कैद होकर रह गए हैं स्टडी और बेडरूम में। डाइनिंग रूम में तो पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, बैंक को आते हैं या चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा ना? तुम हो आओ, मुझे शहर से न जाने क्यों अपनापन नहीं रहा। ऐसा लगता है काम धाम भूलकर बस लोग मुझे ही घूर रहे हैं। वीरेंद्र मोहन उदास से बोले, एक बार चलो तो सही। ना, मेरा मन नहीं करता। नेकी करने से अब कुछ नहीं होना, कर ली बहुत, जितनी की थी उतने से मोक्ष मिल जाएगा। उनके स्वरों में तलखी उतर आई थी। संगीता हरदम इन बातों से उबरने में लगी रहती थी। उसे लगता कि ऐसी घटनाओं से लोग कभी कभी डूबने की हदों तक जा पहुंचते। इन्हें निकालने का कोई तो उपाय बता दे। बात खिंचती देख संगीता ने बैग उठाया, स्कूटी के बीच में पैर रखने वाली जगह पर रखा और स्कूटी स्टार्ट कर दी। जाकर देखा, संस्था ने बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिख रखा था, नेकी की दीवार। जो आपके पास अधिक है उसे यहाँ छोड़ जाइए, किसी जरूरतमंद के लिए, किसी से नेकी करने के लिए। बढ़ते हुए संगीता के मन का एक कोना पके हुए फोड़े सा लहक उठा। लेकिन कपड़े तो कोई गरीब पालेगा, जूते और सामान भी, पर प्यार, आदर, मान सम्मान कहाँ टंगा है इस दीवार पर जो ले जाए जा सके? ऐसे गरीब माता पिता जिनका प्यार, आदर, मान सम्मान सब लुट गया, ऐसे तो अनेक फिरते हैं शहर में। कुछ कैद हैं अपने घरों में, कुछ सबकी निगाहों से ओझल हैं। उनके लिए भी तो एक दीवार चाहिए, मन की मुरादों वाली दीवार। मन की मुरादों वाली दीवार, जहाँ से मन की मुराद ले जाई जा सके। मैं भी तो ले जाऊं। जोगी के बाबूजी के लिए मन ही मन सोचते हुए उसने सारे कपड़े खूंटियों पर टांग दिए। दीवार पर टांगने के बाद देखा कि आज बचपन से लेकर बड़े होने की उम्र तक के ज्यादातर कपड़े, जूते, सामान सब जोगी का ही था। एक गहरी सी सांस निकली हृदय से, काश कि ऐसा हो। माँ के दिल से ये आह निकली, फिर लेकिन उसने मन पत्थर का कर दिया। छोड़ो भी अभी ये बात, उसने स्वयं से कहा। फिर मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, कोई जरूरतमंद आए मेरी जोगी के सामान को लेने, उसे मेरा आशीर्वाद देना, उसकी दुआएं भी मेरी जोगी को लग जाए। फिर उनका मन बड़ा भारी सा हो आया, वह चली आई घर। शाम को जोगी वहां से गुजरा। सोनी पीछे बैठी थी। सड़क के बगल के दीवार जो साथ साथ चल रही थी, लिखा था नेकी की दीवार। जोगी एकाएक थमक गया। ये क्या? ये तो मेरी ही पतलून है। जिद कर करके बाबूजी से कितनी महंगी खरीदवाई थी, फिर उसी दिन फट गई थी। साथ खेल रहे रमेश ने दौड़ा दिया था मुझे झाड़ियों की तरफ। माँ ने भी तरह तरह से मनाया था, बहुत प्यार किया था। मेरी मनपसंद मिठाइयाँ भी दी थी लाकर, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था। कहा था रफू करवा दूंगी, पर फिर रफू ना हो पाई। माँ का कॉलेज
और बाबूजी की ऑफिस की व्यस्तताएं, मैं फिर इसे न पहन पाया। देखूं तो वही है या कोई और दूसरी। वह धीमे कदमों से पास गया और देखने लगा। वही थी। वह अच्छी तरह से रफू कर दी गई थी और धुलवा कर प्रेस करके यहाँ टांग दी गई थी, इस नेकी की दीवार पर। नेकी की दीवार पर। और मैंने क्या किया? अपने साथ नेकी करने वालों को, उनकी अच्छाइयों को कहाँ लटका दिया? सोचते हुए वह एकदम से अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। उनकी भावनाओं को, उनकी उम्मीदों को कहाँ फेंकाया मैं? मन में एक जोर का बगुला सा उठा था, छाती में अटक गया था, गहरी सांस बनकर धीमे धीमे बाहर आया। मानो सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही। हाथों में अभी भी वह पतलून थी, काट रही थी, छोटी सी। जोगी खोया खोया खड़ा था। अब भी कुछ बातें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो तेज आंधियों में उड़कर आए, सूखे पत्तों सी आकर आपके कदमों में गिर जाती है। अनायास ऐसी ही एक याद जोगी के कदमों में पड़ी थी, सूखी सी, जिसे और कोई नहीं, वह स्वयं ही देख पा रहा था। यहाँ तक कि जिसे जीवन संगिनी बनाया था, वह भी कहाँ देख पा रही थी। सोनी उसका इंतजार करती बाइक के पास खड़ी थी। समझ नहीं पा रही थी, इतनी छोटी सी पतलून, वह भी जरूरतमंदों के लिए टांगी गई है, जो उसे हाथ में लेकर क्यों खड़ा है? जो भी चल रहा है क्या उसके मन में, क्या करेगा उसका? इधर उसने घड़ी देखी, देर हो रही थी। जोगी कमान, चलो ना, अभी हमें मूवी के टिकट्स भी लेने हैं, देर हो जाएगी। वह पुकारने लगी थी। कमान जोगी। हाँ हाँ, चलते हैं सोनी, चलो सोनी, अभी भी देर नहीं हुई है। जोगी आकर बाइक थामने लगा। लेकिन यह पेंट तो टांग दो वापस, यह क्यों ले जा रहे हो? यह हमारे किस काम की? जो जैसे जोगी ने कुछ सुना ही नहीं। वह तो सोनी को पीछे बिठाए सरपट भागा जा रहा था। वे दोनों किसी मूवी को देखने का तय करके निकले थे घर से। फिर जोगी ने गाड़ी रोक दी, सोनी को पीछे आने का इशारा किया। सोनी भी हैरान चुप चुप सी उसके पीछे चली आई। आंगन में संगीता खड़ी थी, बोगनवेलिया की वेल संवारती। इसके फूल तो देखो, बस देखने भर के हैं, खुशबू जरा सी भी नहीं है, तमाम कचरा फैलाती रहती है। कटवा दूंगी कल। वे उस बेल पर अपने दिल के छाले फोड़ रही थी। तभी जोगी ने उनके चरण स्पर्श कर लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे पीछे सोनी ने भी उसके पैर छुए। उसे एकाएक सामने देखकर संगीता का मुख खिल उठा। उसके मुख से निकला, ये सोनी है? मुझे पता न था यह इतनी सोनी है, नहीं तो मैं इसे छाती से लगा कर रखती। बात दरअसल खालीपन के एहसास की थी, ईगो की भी थी। ये सब तो बहाने थे, जिसे देख देख कर जिए मरे, जिसकी खुशी के लिए जिंदगी भर कुछ और न सोचा, उसी की सबसे बड़ी खुशी का ख्याल ही न रहा। बुढ़ापे की खाली जिंदगी संतान के बिना काटने को दौड़ने लगती है। जोगी के बिना, जोगी के माता पिता यह बात भली भांति समझ गए थे। ऐसे काम जब संतान कर बैठती है तो दोनों ही पक्ष गिल्टी फील करते हैं, चाहे वह ना बताएं किसी को। तभी कुछ आहटें, बातचीत सुनकर कमरे में से वीरेंद्र मोहन चले आए, जहाँ जोगी को देखकर ठिठके। फिर जोगी स्वयं ही आगे बढ़कर पिता के गले लग गया। जोगी के मुंह में शब्द ही नहीं थे। पिता जैसे 10 बरस बूढ़े दिख रहे थे। उसका मन भर आया। उसने सोचा, इतने बरस तो नहीं हुए, फिर पिता ऐसे कैसे एकदम से बूढ़े हो गए? जोगी के हाथ में वह पतलून देखकर माता पिता चौंके। यह क्या है तेरे हाथों में? वही तो, इसे क्यों टांगा है आप वहाँ? इसकी क्या गलती थी? पापा, किया तो मैंने था ना, इसकी क्या गलती थी? जोगी धारों धार से सक कर रो रहा था। सारे तटबंध टूट गए थे। तो फिर ऐसा कैसे हो गया बेटा? माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण ही आपको यह तकलीफ पहुंची। मारिए मुझे, गुस्सा करिए मुझ पर। अब तक सारा माजरा सोनी भी समझ गई थी। माँ, बाबूजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। वह भी आगे बढ़ाई। मेरी भी गलती है, मेरे कारण ही आपसे अलग हुआ, न मैं इसको मिलती, न ये इतना आगे बढ़ता। ना ना बेटी,
तेरी नहीं, हम सभी की गलती है, हमें भी तुझसे मिल लेना चाहिए था। हमने कुछ अलग ही कल्पना कर ली थी तेरे बारे में। तू तो बेटी इतनी भोली भाली प्यारी सी है। ये घर आंगन तुम दोनों के बिना अधूरा रह गया। अब की बार बाबूजी बोलते बोलते सोनी और जोगी दोनों के सिर पर हाथ रख चुके थे। बेटा, अब तुम दोनों भी हमें माफ कर दो, अब चले नहीं जाना हमें छोड़कर। जोगी के साथ माँ, बाबूजी, सोनी सबके आंसू बोल रहे थे। वे हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। और जोगी और सोनी की छोटी सी गृहस्थी को समेटने का काम उनके साथ साथ संगीता और वीरेंद्र मोहन ने अगले ही दिन कर लिया। वापस आकर कितने खुश थे, यह उनके मुख पर खिली उजास बता रही थी कि नेकी की दीवार ने, उससे मिली दुआओं ने अपना सब दिखा दिया था। तो दोस्तों, ये है मेरी कहानी नेकी की दीवार। अगर आप लोगों के दिलों में इस कहानी ने स्थान बनाया हो तो जरूर कमेंट करिए, बताइए कैसी लगी, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।